हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत 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 स्वागत है टॉप शिक्षा चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, बिहार स्टेट के मैथ से संबंधित मैं हर रोज़ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करती हूं। तो आज भी हम देखेंगे बिहार स्टेट के मैथ से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो टॉप शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी क्लिक करना, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप वीडियो को जितना अधिक शेयर करेंगे उतना ही अधिक वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगी। इसलिए वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड्स तक जो भी बिहार स्टेट मैथ की तैयारी कर रहा है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है। ऑप्शन है ए 10x प्लस सी, बी ऑप्शन है 10x माइनस एक्स प्लस सी, सी ऑप्शन है माइनस 10x प्लस सी, या फिर ऑप्शन डी माइनस 10x माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल बताना है 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल नहीं होता है, तो इसे हम फॉर्मूला में एक्सचेंज करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है ये? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, 10 स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, क्वेश्चन में एक्स है, यानी आपका हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो रखते हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। अब फ्रेंड्स, इसका इंटीग्रल हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल होता है, 10x का। ठीक है, 10x, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। ठीक है, आप लोग को इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर एक्स 10x का इंटीग्रल होता है। ठीक है, और 1 का इंटीग्रल x हो गया, प्लस कांस्टेंट एक जुड़ जाता है, ये बात आपको लोग को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स प्लस सी, जो है ऑप्शन बी 10x माइनस एक्स प्लस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6nx प्लस 5 इजिकल टू कितना है, 0 है, का एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल तथा n क्रमशः होंगे। ऑप्शन है आपका ए -1 बी है 1 -1, सी है -1 1, या फिर ऑप्शन डी 1 1। तो इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखा है और एक मूल दे रखा है जो कितना है, 5 है। दूसरा मूल और जो इस समीकरण में n है उसका मान पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को बहुत बार बताई हूँ, जब भी द्विघात समीकरण दे रखा हो तो मूलों का योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ फ्रेंड्स अपने प्रीवियस के वीडियो में, तो
तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार ज़रूर देखें। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण दे रखा है, तो एक मूल 5 है, मान लेते हैं दूसरा मूल क्या होगा, बीटा। ठीक है, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। मूलों का योगफल, यहाँ पर मूल कौन कौन से हैं, एक 5 है और दूसरा है बीटा। तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस b कौन सा होता है, जो x के गुणांक होता है। यहाँ पर x के गुणांक कितना है, -6n। -b अपॉन में क्या आएगा, a होता है x² का गुणांक। तो इस क्वेश्चन में x² का गुणांक है 1, यानी ये कितना हो जाएगा, -6n। ठीक है, मूलों का योगफल कितना आ गया, 6n। अब फ्रेंड्स यहाँ से अगर बीटा का मान निकालें तो हमें n का मान भी चाहिए, लेकिन n का मान भी पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम मूलों का गुणनफल देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी ये हो गया मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, 5 है और a 1 आ जाएगा, तो आपका ये मिल जाएगा 5। तो 5 से 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इजिकल टू कितना मिल जाएगा, 1। ठीक है, बीटा का मान कितना मिला, 1। अब इस वाले समीकरण को देखिए, कितना है, 5 + बीटा इजिकल टू 6n। और बीटा का मान अभी कितना निकला था, बीटा का मान 1 निकाला था हमने। तो यहाँ पर 1 का मान पुट कर देंगे, बीटा की जगह 1 रख देंगे और ये आपका 6n। तो यहाँ से 6n इजिकल टू कितना मिल जाएगा, 5 + 1 6, यानी n इजिकल टू 6/6। और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, n इजिकल टू भी 1 ही आएगा। यानी दूसरा मूल जो है बीटा, उसका मान भी 1 है और n का मान भी 1 है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करें हैं तो ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। अभी वीडियो को शेयर कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रेणी 76, 72, 68 और 64 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा। ऑप्शन दे रखा है, ए 18वां, बी 19वां, सी 20वां या फिर 21वां। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर श्रेणी चेक करेंगे कि कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी। तो अगर आप श्रेणी को देखें तो क्या हुआ है, यहाँ पर 76 से 72 हो गया है, फिर 72 से 68 और फिर 64, यानी कितना का डिफरेंट है, यहाँ पर अगर देखें तो -4। ठीक है, -4 का डिफरेंट आ रहा है, यानी -4 कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो डिफरेंट है वो सब में बराबर है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, और सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर यानी डी आपका हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें दो बात पता चल गई कि जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है और जो उसका सर्वांतर है वो कितना है, -4 है। तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं, डी का मान कितना आ गया, -4। अब प्रथम पद क्या होता है, श्रेणी का पहला पद यानी ए है आपका 76। ठीक है, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी n हमें फाइंड करना है और कौन सा पद यानी tn का मान दे रखा है 0। ठीक है, अब समांतर श्रेणी के nवां पद का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, tn इजिकल टू a + n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। tn का मान दे रखा है क्वेश्चन में 0 है, a है आपका 76 प्लस n हमें फाइंड करना है तो सेम रखेंगे, और d कितना है, -4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 इजिकल टू 76
और ये -4 की मल्टीप्लाई जब n में करेंगे तो -4n आ जाएगा आपका, -4n, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, 6n माइनस में है, यहाँ पर 4n जो है फ्रेंड्स वो क्या है, माइनस में है। तो इसे इक्वल के इधर लाकर प्लस में कर लेंगे, यानी 4n इज इक्वल टू 76 + 4 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, यानी क्या आपका जो 4n है वो किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो यहाँ से अगर n फाइंड करें तो 80/4, और ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में। ठीक है, यानी n इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका, 20। तो 20वां पद क्या होगा, 0 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके कर्ण की लंबाई है, ऑप्शन दे रखा है ए 15√2 सेंटीमीटर, बी 10/√2 सेंटीमीटर, सी है 10√2 सेंटीमीटर, या फिर डी 20√2 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर एक कौन सी त्रिभुज की बात की गई है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है, कोण है वो समकोण है, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नाम से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लेते हैं, जो कौन सी त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका कर्ण ये मान लेते हैं जो सबसे बड़ा होता है, और दो भुजाएं बराबर होगी यहाँ पर, तो मान लेते हैं दो भुजाएं क्या हैं, ए और ए है, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया कर्ण की लंबाई, यानी के की लंबाई हमें निकालना है। उसके लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए। ठीक है, ए का मान फाइंड कर लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस फॉर्मूला का यूज करके हम कर्ण का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ए निकालना है। तो ए कैसे निकालेंगे, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू बेस, यानी आधार। आधार यहाँ पर क्या है, ए है, और इंटू क्या होता है, हाइट। हाइट आपका यहाँ पर ए ही है। ठीक है, ये है आपका हाइट। तो ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका दे रखा है 200 सेंटीमीटर, ये हाफ, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2 यानी 400। ठीक है, यानी फाइनली आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट में 400 स्क्वायर हटाकर, और ये किसका स्क्वायर है, 20 का। 20 का नहीं फ्रेंड्स, ये हाँ जी 20 का ही हुआ। ठीक है, तो ए का मान आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेंगे पाइथागोरस का। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर सेम रखेंगे क्योंकि हमें कर्ण निकालना है। लंब क्या था और आधार क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों क्या था, ए ही था। तो ए का मान हमें कितना मिला था, 20। तो यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर कर देंगे, और लंब में भी 20 का स्क्वायर कर देंगे। ये 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400, और ये भी आपका हो जाएगा 400, यानी के स्क्वायर कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर आपका 400 + 400 800। अब यहाँ से के को क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू अंडर द रूट में 800। 800 को और क्या लिख सकते हैं, देखिए 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक कर दी हैं 800 को 400 इंटू 2 में। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, तो रूट से बाहर निकल जाएगा 20, और
रूट में क्या बच जाएगा 2 और मात्रक किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में, यानी जो आपका कर्ण है वो कितना आएगा 20√2 सेंटीमीटर, जो है ऑप्शन डी। ठीक है, डी कितना दे रखा है 20√2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स मैं पहले से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना चुकी हूँ बिहार स्टेट के मैथ से संबंधित और फिजिक्स से संबंधित। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार अवश्य देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अब भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता है लाभ का प्रतिशत होगा। ऑप्शन है 27%, बी है 33%, सी है 30% या फिर डी 19%। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से आप अगर देखें तो अंकित मूल्य पर क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तब भी उसे लागत मूल्य का यानी सीपी पर 17% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता है यानी 10% की छूट ना देकर अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बताऊंगी वो बहुत इजी है और बहुत यूनिक है मेथड। ठीक है, बहुत कम टाइम में आप सही आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, अंकित मूल्य पर कितना परसेंट की छूट है 10% की। 10% को अगर हम 10% को अपॉन लिखे तो कितना हो जाएगा ये 1/10। ठीक है, परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये 1/10 आता है। ये तो बात आपको पता होगा। तो अगर हम इसे 1/10 लिख दें, ठीक है, यानी उसका जो मार्क प्राइस था यानी अंकित मूल्य था वो कितना था 10 रुपये था। इसका मतलब ये हुआ, और उस पर वो 1% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितना देता है 1% की। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए MP यानी अंकित मूल्य अपन SP यानी विक्रय मूल्य, ये लिख सकते हैं। अंकित कितना किया गया है 10 और उस पर क्या है 1% की छूट दे देता है, तो फाइनली उसे बेचेगा कितना में 9 में। समझ में आ रहा है ना, 10 में से अगर 1 का छूट दे देगा, 10 में से 1 का छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा 9 में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तब भी उसे क्या है लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। लागत मूल्य कितना होता है CP यानी क्रय मूल्य, और तब भी उसे क्या है 17% का लाभ होता है, यानी SP आपका हो जाएगा ये। यानी अगर वो CP हम 100 मान लें फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं 100 की जगह, लेकिन 100 मानने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो यहाँ पर CP अगर 100 मान लें तो SP कितना हो जाएगा 117, तभी तो उसे 17% का लाभ होगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं MP अपॉन SP, और ये आपका जब डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, SP अपन कितना हो जाएगा CP, और यहाँ पर आपका MP और SP कितना आया था 10/9, और यहाँ पर आपका SP था 117 और CP कितना माने थे 100। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ऐसे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा 117/90। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 0, फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है फ्रेंड्स, यानी ये आपका आ जाएगा 1 1 3 और 10, यानी 13/10।
और यहाँ पर देखिए SP से SP भी कैंसिल हो जाएगा, यानी MP और CP का जो रेशो है वो कितना आ गया 13/10। MP और CP का रेशो 13/10 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत बताइए, यानी CP उसका कितना था 10 और अंकित मूल्य है 13, तो लाभ परसेंट आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट आपका आ जाएगा 3, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ होता है तो पता होगा आप लोग को, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 10 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका 30%। तो अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचे तब उसे 30% का लाभ होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन समझा रही थी इसलिए बहुत टाइम लगा करने में। अगर आप मेथड को ध्यान से देखें और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ये मेथड बहुत ईजी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x = p sec थीटा और y = q tan थीटा, तब ऑप्शन दे रखा है आपका x² - y² = p² q², बी दे रखा है x² y² - y² p² pq, या फिर c या फिर d। तो कैसे करेंगे इसे, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना ही सेक थीटा आ रहा है और ना ही टेन थीटा, किसी भी ऑप्शन में सेक थीटा और टेन थीटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसे इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि सेक थीटा और टेन थीटा रिमूव हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x और p अपॉन में आ जाएगा, अपॉन p = सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन की बात करें तो इसे y लिख सकते हैं, यहाँ पर q आ जाएगा अपॉन में, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब फर्स्ट का स्क्वायर कर दीजिए और सेकंड का भी स्क्वायर कर दीजिए, यानी ये आपका हो जाएगा सेक x² अपॉन p² और ये सेक स्क्वायर थीटा, और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा y² अपॉन q² = tan² थीटा। स्क्वायर कर दिए, अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो देखिए ये आपका आया x² अपॉन p² और इधर आ जाएगा आपका y² अपॉन q² = सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा। इसका मान क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बताई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 1 + tan² थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम स्क्वायर क्यों करे थे, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, और माइनस ही क्यों करे थे, प्लस क्यों नहीं करे थे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है। अब देख सकते हैं आप टेन थीटा और सेक थीटा दोनों रिमूव हो चुका है, यानी फाइनली हमें क्या मिल गया, x² अपॉन p² माइनस y² अपॉन q² = 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा p² q², यहाँ पर आपका हो जाएगा x² और ये q² माइनस y² और p² = कितना है, 1 है। इसे और क्या लिख सकते हैं, x² q² माइनस y² p² और ये इधर चला जाएगा, यानी p² और q²। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी देखिए सेम आ रहा है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, x² q² माइनस y² p² = p² q²। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 13 10 11 13 11 10
यानी इसका आपका क्या है, माध्यिका निकालना है। ऑप्शन दे रखा है ए 10, बी 11, सी 18 या फिर डी 12। तो जब भी माध्यिका निकालना होता है जितने पद होते हैं उसके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में रख देंगे। जो भी आपका संख्या है उसे बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 10 सबसे छोटा है, तो 10 कितने बार आया है, 2 बार। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 बार 10 लिखेंगे। उसके बाद से 10 के बाद आता है 11, 11 यहाँ पर 3 बार आया है, यानी लिख लेते हैं यहाँ पर 3 बार। 11 के बाद आपका आ जाएगा 12, 12 भी 3 बार आया है, इसे भी लिख लीजिए। 12 के बाद आपका 13, 13 2 बार आया है, 13 और 13। उसके बाद से आपका 15 है जो सिर्फ एक बार आया है। अब हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखकर अब हम पदों की संख्या काउंट करेंगे, यानी पदों की संख्या सम है या फिर विषम है। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 पद हैं। 11 पद है और 11 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, 11 एक विषम संख्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी पदों की संख्या विषम दे रखी हो ना, तो इसे बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो संख्या सबसे बीच में होता है वही उसका माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका। तो सबसे बीच में कौन सी संख्या है बढ़ते क्रम में लिखने के बाद, तो यहाँ पर देखिए, अगर स्टार्टिंग के ये 5 और लास्ट के ये 4 पद ये है और एक ये है 5 पद छोड़ दें, तो सबसे बीच में क्या आ गया, 12। तो 12 ही होगा इसका माध्यिका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी 12। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि पदों की संख्या यहाँ पर जैसे 11 दे रखा था, यानी विषम संख्या में था। अगर पदों की संख्या सम हो तब क्या करते, मान लीजिए 2 3 5 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पद है। 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब यहाँ पर अगर माध्यिका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जब भी पदों की संख्या सम हो तो सबसे बीच का 2 संख्या लेंगे, जो संख्या सबसे बीच में हो उन दोनों को लेकर और उसका माध्य निकाल देंगे। माध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, दोनों संख्या को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 + 3 8/2 यानी 4। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग को माध्यिका निकालना बिल्कुल अच्छे से आ गया हो, क्योंकि 100% है कि माध्यिका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जब पदों की संख्या सम हो तब क्या करेंगे, बीच के 2 संख्या का माध्य निकालेंगे, वही उसका माध्यिका होगा। और जब पदों की संख्या विषम हो तो सबसे पहले पदों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे और जो संख्या सबसे बीच में आ रहा हो वही उसकी माध्यिका होगी। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया माध्यिका कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, माध्य, माध्यिका, बहुलक और रेंज से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसके लिए मैं आप लोग को अलग से एक वीडियो बना दूंगी, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं 5x + 3y + 2 = 0 और 3x - ky + 6 = 0 लंबवत हो। ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 या फिर डी 2। तो यहाँ पर के का मान निकालना है जिसके लिए 2 समीकरण दे रखा गया है और ये बोला गया है कि वो लंबवत हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है। प्रतिबंध होता है m1 × m2 का मान है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है आपका लंबवत होने का प्रतिबंध। अगर हम समांतर होने का प्रतिबंध की बात करें तो ये आपका होता है m1 = m2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब लंबवत की बात की जाएगी तो m1 × m2 का मान -1 के बराबर होता है, और जब समांतर होने का प्रतिबंध का बात किया जाएगा तो यहाँ पर m1 और m2 आपस में बराबर होते हैं। अब m1 और m2 है क्या, m1 है समीकरण फर्स्ट की प्रवणता और m2 है समीकरण सेकंड की प्रवणता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, m1 और m2 का मान निकाल कर उसका जो गुणनफल है उसे
1 के बराबर रखेंगे, -1 के बराबर। तो चलिए निकालते हैं m1 और m2 का मान। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है समीकरण। तो इसके लिए हमें व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। क्या होता है व्यापक समीकरण? y = mx + c। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में हम बना लेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका 3y = -5x और -2। ठीक है, बन गया ना। अब अगर इस समीकरण की तुलना इस वाले समीकरण से करें तो m का मान कितना मिल जाएगा? इसे m1 मान लेते हैं क्योंकि फर्स्ट समीकरण है। तो m1 का मान कितना मिल जाएगा? m1 का मान मिल जाएगा आपका -5 और 3 भी आ जाएगा यहाँ पर अपॉन में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो -5/3। ठीक है, x का जो गुणा में होता है वो क्या होता है? m होता है। तो इस तरह m1 का मान आ गया -5/3, यानी लिख लेते हैं यहाँ पर m1 = -5/3। इसी तरह हम इस में बात करें तो आपका ये हो जाएगा ky = 3x + 6। ठीक है, यानी y = क्या हो जाएगा? 3/kx + 6/k। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम y = mx + c से इसका कंपेयर करेंगे तो m2 कितना मिल जाएगा? m2 आपका मिल जाएगा 3/k। x के गुणांक में 3/k है। तो m1 और m2 का मान फाइनली हमें मिल चुका है। अब हम प्रतिबंध की बात करेंगे। लंबवत के प्रतिबंध अभी बताई थी क्या होता है? m1 × m2 = -1। m1 कितना निकला था हमारा? m1 निकला था -5/3 और m2 निकल गया था 3/k। और ये किसके बराबर है? -1 के बराबर। -1 से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, यानी फाइनली कितना मिल गया हमें? ये 5/k = 1, यानी k = 5। तो इस तरह हमें मिल गया k का मान 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आव्यूह 2, 3, 4, 1 × 5 - 2 - 3 1 = 1 - 1 17 और लैम्डा है तो लैम्डा किसके बराबर है? ऑप्शन है A 7, B -7, C 9 या फिर D -9। तो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स? दोनों आव्यूह का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस आव्यूह से कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद लैम्डा का मान फाइंड कर लेंगे। तो क्या करेंगे? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका है फर्स्ट आव्यूह और ये है सेकंड आव्यूह। तो मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता होगा फ्रेंड्स। देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट आव्यूह का पहला कॉलम और सेकंड आव्यूह का पहला रो। ठीक है, ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट आव्यूह के फर्स्ट कॉलम के पहला एलिमेंट्स और सेकंड आव्यूह के पहला रो का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें 5 से करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -3 से करेंगे, यानी -9। इसी तरह 2 और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब इस वाले रो के साथ करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका ये +3 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे? सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट रो से और फिर इसके सेकंड रो से करेंगे। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 20, और जब 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3। इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे आपका -2 में, यानी -8, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो +1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपका आ जाएगा 10 - 9 यानी 1
यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 और -8 + 1 -7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आव्यूह से कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेम्डा है और इस आव्यूह में यहाँ पर कितना है, -7 है। इस तरह लेम्डा का मान कितना मिल गया, -7। तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल बिंदु से रेखा 7x - 3y = 4 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन है ए 4/√58, बी है -4/√28, सी है -4/√58 या फिर नॉन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मूल बिंदु से रेखा 7x - 3y = 4 पर डाले गए लंब की लंबाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो बात पता होना चाहिए। पहला, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, 0 और 0, ये आपका x हो जाता है और ये y। ये बात तो बहुत इजी है, पता होना चाहिए। और लंब की लंबाई का फॉर्मूला, लंब की लंबाई का फॉर्मूला आपका होता है c/a² + b²। ठीक है, अब इस समीकरण का अगर मानक रूप समीकरण देखें तो क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, ये होता है मानक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस समीकरण की कंपेयर, इसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 7x - 3y - 4 = 0। 4 आकर इधर माइनस हो गया। इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या होता है, ax + by + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a = कितना हो जाएगा, a = आपका हो जाएगा 7, b = -3 और c = आपका हो जाएगा -4। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए a = 7, b = -3 और c = -4। ठीक है, अब हम फॉर्मूला में मान रख देंगे। फॉर्मूला क्या था, c/a² + b² √, में। तो c का मान कितना है, -4 है और यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49 और b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो आपका ये हो जाएगा -4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 49 + 9 कितना हो जाएगा, 58, रूट में 58। तो फाइनली आपको मिल जाएगा -4/√58 लंब की लंबाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, c/a² + b²। ये किसके बराबर होता है, लंब की लंबाई के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अभी तक शेयर नहीं करें हैं तो जल्दी से शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यदि a = समूचे 0 3 4 तो a का उप समूचे होंगे। ऑप्शन है a 16, b 4, c 8 या फिर 32। तो उप समूचे निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, उप समुच्चय का फॉर्मूला होता है आपका 2n, जहाँ n होता है उस समुच्चय के एलिमेंट्स की संख्या। अगर यहाँ पर समुच्चय A की बात करें तो वहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 0, 3 और 4, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, यानी कितने अवयव हो गए, 3 अवयव। तो n होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, याद रखना है। तो यहाँ पर अगर निकालें उप समुच्चय की संख्या तो कितना हो जाएगा, 2 और n यहाँ पर कितना लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो 2⁵ और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। तो उप समुच्चय कितने हो जाएगा, 8। अब फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट करके ये बताना है
कि जो 8 उप समुच्चय होगा वो कौन कौन सा होगा। 8 उप समुच्चय को आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर करते हैं। ठीक है, हम ये तो पता कर लिए हैं कि कितने उप समुच्चय होंगे, 8 होंगे। अब आपको ये बताना है कि वो 8 उप समुच्चय कौन कौन से हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि U इजिकल टू समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और C इजिकल टू 3 4 5 6, तब C डैश का मान पूछा गया है। ऑप्शन है आपका ए समुच्चय 4 5 6 1, B 9 8 4 5, C है 1 2 7 8 9 या फिर D 3 4 5 8। तो आपको C डैश का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका C का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा C डैश में क्या करते हैं, ये उल्टा हो जाता है। मतलब जो अवयव, जो एलिमेंट्स समुच्चय C में होंगे उसे छोड़ देंगे। ठीक है, समुच्चय U में अगर देखें तो जो भी एलिमेंट्स समुच्चय C के U में आ रहे हैं उसे छोड़ देना है। ध्यान से समझिए, डैश यानी C का उल्टा। तो जो भी समुच्चय के एलिमेंट्स U के समुच्चय के एलिमेंट्स में आ रहे हैं उसे छोड़ देना है, बाकी सबको लिख लेना है। ठीक है, तो 3 की बात करें, 1 की बात करें तो 1 C में नहीं आ रहा है तो 1 भी यहाँ पर आएगा। 2 की बात करें तो 2 भी C में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। 3 की बात करें तो 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 नहीं होगा। 4 भी आ रहा है, 4 भी नहीं होगा। इसी तरह 5 और 6 भी नहीं होगा इसका एलिमेंट्स। अब देखिए 7 8 और 9 तीनों क्या है, C में नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 8 और 9। यानी कुल अगर मिलाकर देखें फ्रेंड्स तो C डैश का मान वो होता है जो C में नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह C डैश का मान कितना आ गया, 1 2 7 8 9। तो आपका राइट आंसर होगा C 1 2 7 8 9। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी त्रिभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का हो तब शेष कोण होंगे। ऑप्शन है ए 50 डिग्री और 60 डिग्री, बी 60 डिग्री और 80 डिग्री, सी 70 डिग्री और 100 डिग्री या फिर नॉन। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए की बात करें तो कितना दे रखा है, दूसरा कोण आपका 50 और तीसरा कोण 60 दे रखा है, यानी डिफरेंट कितना आ रहा है, 10 का। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये श्रेणी तो समांतर श्रेणी में है पर कोणों का जो कोणों का त्रिभुज का जो कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोणों का योग कितना आ रहा है, 60 + 40, 100 और 100 + 50, 150 ही आ रहा है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में तो है लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। दोनों चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 भी आनी चाहिए और जो ये अंतर है कोणों के बीच का वो भी बराबर आना चाहिए। तो इस तरह ए नहीं होगा। अब बी चेक करते हैं। बी देखिए, बी में 40 डिग्री पहले आ जाएगा, फिर अगर 60 यहाँ पर रखते हैं और फिर 80 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 20 का क्या आ रहा है, डिफरेंट, और यहाँ पर भी 20 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है, पर क्या कोणों के योग 180 डिग्री है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए 60 + 40 100 और 100 + 80 180। अब आप देख सकते हैं दोनों रूल यहाँ पर फॉलो कर गया, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 आ गया और जो सर्वांतर है वो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, बी। जो दूसरा कोण होगा वो 60 डिग्री होगा और तीसरा कोण 80 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुपद 4x⁴ प्लस 0.3x³ प्लस, ये 0 है फ्रेंड्स, ठीक है, 0 मतलब मल्टीप्लाई में है एक तरीके से, और ये 0 × x⁵ प्लस 5x + 7
की घात ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 1 या फिर डी 0। तो घात ज्ञात करने के लिए उस समीकरण में देखते हैं कि x की जो सबसे ज़्यादा घात होता है वही उस समीकरण का घात होता है, वही उस बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर 5 सबसे बड़ा घात है 5। ठीक है, पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो x का गुणांक है वो 0 है, यानी इस समीकरण को फाइनली हम क्या लिखेंगे 4x की पावर 4। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई जब 3x³ में करेंगे तो 0, और यहाँ पर भी 0 की मल्टीप्लाई x की पावर 5 में करेंगे तब भी 0, और यहाँ पर प्लस 5x प्लस 7, यानी फाइनली आपको मिल गया 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। तो फाइनली ये क्या है, इक्वेशन यही है, लेकिन इसे हमें कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो घात होगा कितना होगा इस समीकरण में नहीं देखेंगे, अब हम इस वाले समीकरण में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात इस x का है, कितना है, और ये 4 है। तो इस तरह घात यहाँ पर 4 होगा, ना कि 5 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि x के पावर 5 का जो गुणांक है वो 0 है। ठीक है, तो 4 होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है फ्रेंड्स, अगर वीडियो को शेयर नहीं करें हैं तो जल्दी से शेयर कर दें। लास्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x प्लस ky इजिकल टू 12 का आलेख बिंदु 08 से होकर गुजरता है तब k का मान होगा। ऑप्शन है ए 6, बी 2/3, सी 2, बी है आपका 3/2, सी 2/3 या फिर डी 0। तो यहाँ पर समीकरण दे रखा है आपका, और ये बिंदु 08 से होकर गुजरता है, यानी 0 और 8। यहाँ पर x है आपका 0 और y कितना है 8 है। तो इस वाले समीकरण में रख लेते हैं 2x का मान आपका है 0 प्लस k, y का मान कितना है 8 है, और ये है आपका 12 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है 12 के बराबर। ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 8k इजिकल टू 12, यानी आपको मिल गया 8k इजिकल टू 12, या क्या लिख सकते हैं k इजिकल टू 12/8, और ये 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी k का मान आ गया 3/2। तो राइट आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, और वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं करे हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि अगर ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।